सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। स्वागत है दोस्तों आपका ऑनलाइन एजुकेशन में। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पाठ 4 सीखने वाले हैं, जिसमें पाठ 4 का नाम है व्यवस्था तंत्र यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों याद होगा आपको पोस्ट कॉर्प का सूत्र, जिसमें ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अर्थात व्यवस्था तंत्र है। दोस्तों यह चैप्टर बोर्ड के अंदर 10 नंबर का आता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1 नंबर का एक प्रश्न है, 1 नंबर का एक और प्रश्न है सेक्शन बी में। सेक्शन सी में 2 नंबर का एक प्रश्न है और सेक्शन डी में 3-3 नंबर के 2 प्रश्न दोस्तों इस चैप्टर में से आते हैं। इसलिए हमको इस चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, 10 नंबर का। सरलता से हम इस चैप्टर को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए देखते हैं क्या अपने इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे व्यवस्था तंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या व्याख्या है, किस विचार से हम व्यवस्था तंत्र को देखते हैं, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, ये हम सीखेंगे। हम दोस्तों व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया सीखेंगे कि व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये है अपना। तीसरा प्रश्न है दोस्तों व्यवस्था तंत्र का ढांचा, जिसके अंदर कई प्रकार के ढांचे अपने को देखने को मिलेंगे व्यवस्था तंत्र के अंदर, जिसमें रेखीय व्यवस्था तंत्र होगा। रेखीय व्यवस्था तंत्र का अर्थ क्या है वो सीखेंगे। उसकी रचना किस प्रकार से तैयार होती है वो देखेंगे। हम दोस्तों कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र देखेंगे, दूसरा ढांचा है, उसका अर्थ देखेंगे। उसकी रचना किस प्रकार से होती है वो सीखेंगे। तीसरा है दोस्तों औपचारिक व्यवस्था तंत्र, हम उसका अर्थ देखेंगे, उसके लक्षण कौन कौन से हैं वो देखेंगे। उसके बाद दोस्तों है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का अपने अर्थ देखेंगे, उसके भी लक्षण देखेंगे। फिर 5वां ढांचा है दोस्तों श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, उसका भी हम अर्थ देखेंगे, उसकी रचना किस प्रकार से होती है वह भी हम देखेंगे, कहाँ अनुकूल है वो भी अपने देखेंगे। फिर दोस्तों प्रश्न आता है विकेंद्रीकरण से संबंधित। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, उसका विचार क्या है, अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है, क्या महत्वपूर्ण रखता है विकेंद्रीकरण, उसकी सीमाएं क्या हैं, इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के अध्ययन में करेंगे। फिर एक और प्रश्न आता है दोस्तों अधिकार सौंपना, उसका अर्थ देखेंगे, क्या व्याख्या है अधिकार सौंपने की वो देखेंगे। अधिकार सौंपने का महत्व क्या है, किस प्रकार से वो व्यवसाय में महत्वपूर्ण साबित होता है वो देखेंगे। अधिकार सौंपने के मूल तत्व, जिसमें 3 मूल तत्व सीखेंगे, दायित्व सौंपना, अधिकार सौंपना और उत्तरदायित्व का सृजन करना। तो आइए दोस्तों अपना शुरुआत करते हैं चैप्टर की प्रस्तावना के साथ, क्योंकि कई बार प्रस्तावना में से भी 1-1 नंबर के प्रश्न हमें प्राप्त हो सकते हैं। आयोजन द्वारा इकाई के उद्देश्य को सुनिश्चित किया जाता है। संचालन की सफलता का आधार मात्र आयोजन पर नहीं होता, बल्कि आयोजन के प्रभावशाली अमल पर होता है। आयोजन के प्रभावशाली अमल और उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही जो प्रबंधकीय ढांचा रचा जाता है उसे हम व्यवस्था तंत्र कहते हैं। दोस्तों संचालन के कई सारे कार्य थे, जिसमें अपने ने पोस्ट कॉर्प का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूत्र देखा था, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवस्था तंत्र। सबसे पहले आयोजन किया जाता है और उसके बाद व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। तो आयोजन को प्रभावशाली अमल में लाने के लिए व्यवस्था तंत्र अस्तित्व में आता है। जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों, तब इकाई में प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता होती है। इकाई की लक्ष्य सिद्धि और कार्य सफलता के आधार इकाई में कर्मचारी के मध्य कार्य का स्पष्ट विभाजन और
दायित्व का विभाजन, अधिकार सौंपना जैसी बातों पर निर्भर रहता है। संचालन की प्रक्रिया में जो लक्ष्य सुनिश्चित होते हैं उन्हें अमल में लाने के लिए व्यवस्था तंत्र अनिवार्य होता है। इसलिए कहा गया है कि आयोजन व्यवसाय इकाई का मस्तिष्क है, तो संकलन प्राण और व्यवस्था तंत्र इसका शरीर है। देखो दोस्तों, खास ये ध्यान रखना है कि आयोजन व्यवसाय इकाई का मस्तिष्क है, संकलन प्राण और व्यवस्था तंत्र इसका शरीर है। अर्थात इन शॉर्ट में दोस्तों, व्यवस्था तंत्र अर्थात हमें व्यवस्था तंत्र की कब आवश्यकता पड़ेगी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हो। क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य सौंपना पड़ता है कि किसे कौन सा कार्य करना है। अगर हम कार्य नहीं सौंपेंगे तो दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ेंगे कार्य के लिए। इसीलिए जब 2 से अधिक व्यक्ति इकाई में कार्य करते हो तो उन्हें कार्य सौंपा जाता है और उस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं, जिसे ही हम व्यवस्था तंत्र को का नाम से जानते हैं। तो देखते हैं क्या व्याख्या है व्यवस्था तंत्र की। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र। अभी जो मैंने बताया एग्जाम्पल के रूप में कि 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो आपस में न झगड़े, इसीलिए हमें व्यवस्था तंत्र की रचना करनी पड़ती है, यानी कि अधिकार और दायित्व का विभाजन करना पड़ता है। दोनों व्यक्तियों को क्या काम करना है वो सौंपना पड़ता है और काम करने के लिए कुछ अधिकार भी देने पड़ते हैं, तो उसे ही कहते हैं व्यवस्था तंत्र। इसीलिए कहा गया है ना कि समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र। आइए देखते हैं व्याख्या देखते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड ने कौन सी व्याख्या दी है, तो उनके अनुसार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सहयोग द्वारा होने वाली प्रवृत्ति अर्थात व्यवस्था तंत्र। जब 2 व्यक्ति आपस में नहीं झगड़ेंगे, दोनों व्यक्ति सहयोग से काम करेंगे, उद्देश्य प्राप्त करेंगे, तो उसे भी अपने व्यवस्था तंत्र के नाम से जानते हैं। देखते हैं लुईस एलन क्या कहते हैं। तो लुईस एलन के अनुसार व्यवस्था तंत्र ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग अधिक से अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य कर सके, इस हेतु को कार्य की स्पष्टता करना, उसका वर्गीकरण करना, दायित्व और अधिकार सौंपना, साथ ही संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो 3 व्याख्या अपने पास है, सामने दिख ही रही है स्क्रीन पर। हमें तीनों में से कोई भी एक अच्छी सी व्याख्या याद रखनी है। ऊपर की दोनों व्याख्या एकदम सरल है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सहयोग से, सहकार से होने वाली प्रवृत्ति अर्थात व्यवस्था तंत्र, अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र। ये 2 व्याख्या अपने को याद रखनी है। देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है व्यवस्था तंत्र का। तो समग्र प्रबंध तथा संचालन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यक्षम व्यवस्था तंत्र होना अनिवार्य है। संचालन की ज़्यादातर कठिनाइयाँ अकार्यक्षम व्यवस्था तंत्र से पैदा होती है और उनके कारण व्यवसाय इकाई निश्चित समय पर उद्देश्य सिद्ध नहीं कर पाती। इसलिए यदि व्यवसायिक इकाई के पास उचित और प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र हो तो साधनों के महत्तम उपयोग द्वारा समय, शक्ति और द्रव्य की बचत की जा सकती है और इकाई की प्रवृत्तियों के मध्य असंगतताओं का निवारण किया जा सकता है। दोस्तों, व्यवस्था तंत्र का विचार मूल रूप से समूह के साथ जुड़ा हुआ है। अपने शुरुआत से ही चर्चा करते चले आ रहे हैं कि 2 से अधिक व्यक्ति, यानी कि जहाँ 1 से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करे तब उस कार्य को प्रभावशाली रूप से पूर्ण करने का ढांचा ही व्यवस्था तंत्र है। इसलिए इसे प्रबंध भी कहा जाता है। व्यवस्था तंत्र में किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित हुए लोगों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करके उन व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य किया जाता है। मानव शरीर इसका उत्तम उदाहरण है। दोस्तों, अपना जो शरीर है उसके अलग अलग जो अंग है वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हाथ का काम अलग है, पाँव का काम अलग है, मस्तिष्क का काम अलग है,
पेट का काम अलग है, आँखों का काम अलग है, कानों का काम अलग है, फिर भी ये सभी अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, संकलित है। देखो, अपने को किसी भी प्रकार का काम करना है तो आँखों द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, हाथ के द्वारा काम करते हैं, मस्तिष्क हमको इशारे देता है, उसके अनुसार अपने चलते हैं। तो ये सब शरीर के अंग जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े हुए होते हैं, तभी अपना शरीर जो है वर्कआउट करता है। यदि शरीर के अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना हो, यदि हाथ अपने इच्छा अनुसार काम करे, नहीं बोले मैं तो कुछ काम नहीं करूँगा, तो शरीर काम करना छोड़ देगा, यानी कि व्यवस्था तंत्र क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो जिस प्रकार से शरीर के अंग एक दूसरे के साथ संकलित है, जुड़े हुए हैं, सभी को अपने अपने कार्य के बारे में जानकारी है, उसी प्रकार व्यवसाय इकाई में भी सभी कर्मचारियों को अपने अपने कार्य के बारे में जानकारी देनी होती है और उन्हें उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ अधिकार देने पड़ते हैं, जिससे अपने व्यवस्था तंत्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने व्यवस्था तंत्र का अर्थ देखा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा कि व्यवस्था तंत्र क्या होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी, और इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में भी अपने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी। बाकी का दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।